अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल पर। किस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल जा रही है, मतलब मज़ीद पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है। हमेशा हमने बात की किसी ना किसी शहर पर, लेकिन आज हम बात करेंगे पूरे मुल्क की सिचुएशन जो चल रही है। आने वाले वक्तों में हम क्या देखेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे और किस तरीके से इन मुश्किलों से लड़ेंगे हम जो हमारे ऊपर अभी मुसल्लत हुई हैं, या फिर दूसरे लोगों से चाहें किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करें या चीज़ें ऐसी मुसल्लत करें उनके ऊपर जिससे हम बदनाम हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अदीबुज़्ज़मान सबकी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा अदीब साहब, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने हमेशा से कोई मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अभी भी उसने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर के ड्रोन हमलों में हम मुलव्वस थे। आपको लगता नहीं है कि हमने हमेशा से दोस्ती का हाथ उनकी जानिब बढ़ाया? वो हमेशा से पीठ पीछे हमारे वार करते हैं, सामने से वार करते हैं बिना किसी सबूत के। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब भी कोई इस किस्म का वाक़या वहाँ रूनुमा होता है, बग़ैर किसी सोचने समझे कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसा ही है। और ये वाला वाक़या ख़ास करके इन हालात में जबकि पाकिस्तान खुद बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, पाकिस्तान को इस किस्म की एक्टिविटी करना कोई बात समझ में नहीं आती। बीइंग अ मिलिट्री मैन, स्ट्रैटेजी को देखते हुए इन हालात में इस किस्म की अहमकाना हरकत कोई भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लीव अलोन इसको करना। सो ये उनका जो जैसे पुलवामा का ड्रामा किया था और इससे पहले बहुत सारे काम करते रहे, ये भी एक उसी किस्म का एक था कि जिसको उन्होंने पाकिस्तान पे धरने की कोशिश की, लेकिन ये उस अंदाज से, उस मौसर अंदाज से असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा और भी कह रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स ने एकदम से डंका बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसमें इसका कोई ख़ास डेंट पड़ा नहीं, जबकि उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी। तो देखें ना, ड्रोन की जो ऑपरेशंस हैं उसको जो लोग समझते हैं कि उसका कितना रेडियस है और फिर ये कहाँ से उड़ेगा और वापस पाकिस्तान चला गया, कहाँ जो एरिया जहाँ पर एयर बेस इनका है वहाँ से नज़दीक तरीन कौन सा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये इस किस्म की आप बेवकूफ़ी की करें और उसको इल्ज़ाम लगाएं। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ बिल्कुल हम नाज़रीन को और अपने अवाम को बता दें कि जो हालात इंडिया में चल रहे हैं, जिन चैलेंजेस का उनको सामना है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से उनके ऊपर जो प्रेशर है, वो इस किस्म की कोई राह फरार तलाश कर रहे हैं कि जिसमें कोई ऐसा वाक़या हो जिसको हम पाकिस्तान पर रख के अपनी मुश्किलात से निकल सकें, क्योंकि अंदरूनी प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके पर आ गया। कोविड सही तरीके से हैंडल नहीं किया, बहुत सारे और उनके अंदरूनी मसाइल हैं, बहुत सारी इंसर्जेंसी चल रही हैं आसाम में, नागालैंड में नीचे, तो ये खालिस्तान का भी सिलसिला चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को काबू करने के लिए उन्होंने ये छोटी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा ये इतनी कारगर आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने हमेशा से हाथ बढ़ाया? अभी देखें कोविड की सिचुएशन जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेटा हुआ है, और हमने पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ कि हम आपकी मदद करेंगे, एम्बुलेंसेस भेजेंगे, यहाँ से जितना कुछ होगा हमसे करेंगे, लेकिन उसके बावजूद किसी पे इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी करना ये तो बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक कि प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है, इमरान साहब की जो तकरीर थी अभी नेशनल असेंबली में, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में अपनी फॉरेन पॉलिसी के चुनिंदा पॉइंट्स बता दिए, और उसमें ये है कि हम अपने तमाम रिलेशंस जो है वो दोस्ताना रखना चाहते हैं हर एक के साथ, हर कंट्री के साथ खास करके हम तय मुल्क को। और इस मामले में ही इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जी आप एक कदम आएंगे हम दो कदम चलेंगे। तो ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने कभी भी उनसे इस बात पर कोई हिचकिचाहट नहीं की कि जी हम आपके साथ ट्रेड करें, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त ये कि आप अपनी हरकत, अपनी जो आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कश्मीर में, जो आपने कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया उसको आप दोबारा अपने उस मकाम पे ले जाएं और एक नॉर्मल हालात पैदा करें, कंड्यूसिव हालात पैदा करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आपकी तरफ से आने चाहिए कि हाँ आप इस मामले में सिंसियर हैं, तो हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये इन चीज़ों का
एक तरफ रख देंगे और खाली ये चाहेंगे कि हम आपसे आके बात करें, तो ये बड़ा मुमकिन ही नहीं है। और इमरान साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इंडिया के साथ जब तक वो कश्मीर को अपने पुराने स्टेटस पे नहीं ले जाते। वो ले जाएंगे तो फिर बैठ के बात करने को, तो ये सिलसिला है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि FATF की जानिब से आपको पता है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, ऐसे किन पॉइंट्स पे और बेहतर तरीके से अमल करना चाहिए जिससे हम इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं? देखिए, अब पाकिस्तान को कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए ग्रे लिस्ट निकलेगी, क्योंकि जो कुछ करना था वो हमने कर लिया। और इस दफ़ा की जो मीटिंग हुई और इस दफ़ा की जो जिस अंदाज से उन्होंने कंडक्ट किया, ये जाहिर हो गया, क्योंकि जब इमरान साहब ने वो कह दिया नॉट एट ऑल, उनको अमेरिका को बिल्कुल साफ लाल झंडी दिखा दी, तो अब अमेरिका जो है हर तरीके से आपको आर्म ट्विस्टिंग और कोर्जन की बातें कर रहा है कि, और FATF का अब बिल्कुल वाजे स्टांस हो गया है कि जिसमें वो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें असलियत कोई नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हो रही इंडिया में। जो न्यूक्लियर उनका जो चोरी पकड़ी गई, वो न्यूक्लियर मटेरियल चोरी कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उनके जो इतने क्या कहते हैं टेररिस्ट के ऊपर जो उनकी एक्टिविटी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इवन अमेरिका इटसेल्फ is the biggest terrorist organization in the world। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 95% of terrorism in the world is conducted by CIA। ऐसे ही तो जब ये हाल है, आप लोग खुद उसके का एक और भी बात, हमें आप कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना, जहाँ ये जाके रखे जा रहे हैं पैसे, उनसे आप नहीं पूछेंगे कि रखे कहाँ हैं, ये क्यों जिन मुल्कों में रखे हुए हैं उनको तो ऐसे ही करें, आप उनको नहीं ग्रे लिस्ट में डाल सकते, उनको तो आप ब्लैक लिस्ट करेंगे, आपने चोरी का पैसा रखा हुआ है, जो चोर के साथ मिलता है वो चोर वो भी हो जाता है। सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते ना, नहीं कर, तो इसलिए FATF अब पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, शुड स्टॉप वरिंग अबाउट इट, बिल्कुल। और ये चाइना को भी समझा दिया गया, चाइना इज स्टैंडिंग विद यू, बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ खड़े हैं। अब FATF इज मीनिंगलेस नाउ। आपने जो और एक अच्छी बात ये होगी, कुछ चीज़ों की असरात अच्छे रनूम होते हैं। ये FATF ने जो पाबंदियाँ लगाई, ये हमारे लिए बेहतर हो गई कि उन तमाम चीज़ों पर लेजिस्लेशन हो गई जो कि हम पहले नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करेंगे बेहतर करेंगे। हम तो एक तरह का मशकूर है FATF, उन्होंने हमसे ये काम करवा दिया, वरना ये जो पॉलिटिकल जनता बैठी हुई है नवाज शरीफ की और जरदारी की, वो तो उनका काम ही यही है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही अपना पूरी हुकूमत, तो उन्होंने तो कभी नहीं लगाना था, इस तरह के रूल्स नहीं बनाते। अच्छी बात ये हुई कि हुकूमत में पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो चुकी है, और इंटेंशन था कि हम इसको रोकना चाहते थे, FATF की पाबंदी आ गई तो सब यकजा हो गए, और ये वो तमाम लेजिस्लेशन हो गए जो कि पहले नहीं हो पाते थे। तो ये एक तरह का प्लस पॉइंट निकला पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, देखते रहिए क्रॉस चेक। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान।
पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हालात चलते हैं और वो क्या हालात हैं। बाहर की तो अभी हमने बात कर ली, लेकिन अब अंदर के हालात जो चल रहे हैं आज हम उस पर भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी। तो हमारे साथ मौजूद है सफ़ी साहब, उनसे उनकी तरफ चलते हैं और मजीद उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सफ़ी साहब, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बजट पेश किया गया है जिसपे कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा है कि ये बजट बिल्कुल भी नहीं, अच्छा बजट नहीं दिया आप लोगों ने, और आवाम जो है वो इमरान खान की तकरीरें सुनने नहीं बैठी हुई है, उनको उनका हक चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान जितने साल 2018 में जब उनकी हुकूमत आई थी, अगर आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 से देखें तो क्या दिया उन्होंने? रोटी कपड़ा मकान उनका मंशूर था जो कि आज तक नहीं मिला है। लेकिन इमरान खान जो कोशिशें कर रहे हैं ये लोग उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सवाल ये कि आप बिलावल भुट्टो की अपनी औकात क्या है, वो किस पाए के सियासतदान है, किस तरीके से पार्टी की चेयरमैनशिप मिली, और आपको सियासत की अलिफ नहीं पता। जब आप पैदा हुए थे उस वक्त से तो ये लोग जो आपके जो सीनियर जो है वो आपके माँ और बाप के साथ के हैं और जिनके साथ आप चेयरमैनशिप बन गए, नंबर 1। दूसरी, आप बजट की बात करें, बजट को समझना और बजट को किस तरीके से आवाम तक पहुँचाना और आवाम के जो फ़ायदे और नुकसान जो है आपको क्या पता। आपने कभी इस पर तवज्जो दी हो तो आप बात करें। इस दफ़ा अगर आप हिस्ट्री में देख लीजिए, जितने भी बजट्स आए किसी में भी इस किस्म के अमाउंट्स फॉर डेवलपमेंट, फॉर सोशल वेलफेयर, आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की को सब्सिडी देने के लिए किसी पे नहीं था। तो ये कहना उनका कि बजट, नहीं तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले अपने हिस्ट्री पढ़ें, बजट होता क्या है ये पहले समझें, फिर उसके ऊपर तबसरा करें। दूसरी चीज़ ये कि इस मौजू के अलावा जो भी अगर आप देखें, चाहे वो कंट्रोल होना है उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाहे सब पर बड़ा खुल के और बड़े साफ अंदाज से ईमानदारी के साथ चीजें सामने आवाम के भी, आपके भी सामने है सारी चीजें। बिल्कुल, वो किसी चीज को झुटलाया नहीं गया, किसी चीज को कवर अप नहीं किया गया। बड़ा इत्मीनान से उन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पर ये मुश्किलात हैं, यहाँ पर ये मुश्किलात हैं और हम ये दे सकते हैं और ये कर दिया। तो ये चल रहा है। और एक चीज़ जो उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि ये इस तमाम चीज़ों का दारोमदार आवाम का कोऑपरेशन चाहिए। और कोऑपरेशन क्या कि हम लोग अपना जिम्मेदारी पूरी करें। हमारी जिम्मेदारी क्या है? टैक्स अदा करना। बिल्कुल ऐसे। 22 करोड़ की आबादी में टोटली 22 लाख जैसे वो बता रहे थे आप टैक्स दे रहे हैं। तो ये वैसे ही है कि जी 2 आदमी कमाने वाले और 10 आदमी खाने वाले ऐसे। तो ये इस तरीके से वो घर तो नहीं चल सकता। तो इसलिए जो टैक्स देना अदा करें, और जब आप देंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट आप ही पर खर्च करेगी और आपके जो तमाम ये मसले मसाइल हल होंगे। तो ये दोनों हाथ से ताली बज रही है कि अगर आप टैक्स देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। वो पिछला ज़माना ख़त्म हो गया कि वो अभी मुझे कल परसों पता चला कि सिंध में जो गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं 2 साल पहले, उनको भी अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली है। ऐसे। मैंने पूछा भाई क्यों हो गया, ये कैसे हो रहा है? तो मैं अभी किसी शोरूम पे गया था, कोई काम हम था, तो कहने साहब गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं मिल रही, 2 साल हो गए। पता चला कि जी सिंध गवर्नमेंट ने जो हम लोगों से जो गाड़ियाँ रजिस्टर करते हैं और उनकी जो फीस अदा करते हैं, जो पैसे थे वो खा पी के बैठ गए। वेंडर जो कि प्लेटें बना के देता है वो वेंडर को पैसे नहीं दिए, तो वेंडर ने प्लेटें देना बंद कर दी। वाह, कैन यू इमेजिन दिस?
और ये पीपल्स पार्टी का है। और ये मिस्टर बिलावल साहब तवज्जो दें आप, इसके ऊपर तवज्जो दें। ये तवज्जो दें, बजट को तो छोड़ें, इसको पहले देखें। आपका चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे किधर चले गई जो सारे अवाम के पैसे लेके आपने प्लेटें नहीं दे, 2 साल हो गए। किसी दुनिया के किसी मुल्क में ये काम नहीं होता जो आपने कर दिया, आपको मुबारक हो। बिल्कुल। अच्छा, चलते हैं अगले सवाल की जाने। जैसे आपने अभी सिंध हुकूमत की बात करी, आपको पता है गैर कानूनी तजावुज़ात को अब बसमार किया जा रहा है, सबको बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो लोग इनमें शामिल थे, आपको नहीं लगता कि इन्होंने पैसा दिया, इनको पता भी था कि ये सब कुछ गैर कानूनी है और टूटेगा तो नुकसान हमारा ही है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू जो है लीगल और ईमानदारी वाला है। ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई जो उसमें ऑफिशियल मुलव्विस थे, वो सब 2 नंबर के काम किए उन्होंने। इनको पता था ये जगहें जो है ये इस मकसद के लिए मौजूद नहीं हैं, उनको उन्होंने चेंज करके उनमें कहीं पर उन्होंने क्या कहते हैं बिल्डिंगें बना दी, कहीं घर बन गए, कहीं पर कुछ बन गया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये तो नाजायज़ बन गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दोनों जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उनकी बेईमानी इसमें शामिल थी, और हम जैसे लोग जिन्होंने जाके पैसे दिए वो भी जानते थे कि ये 2 नंबरी का काम कर रहे हैं। और हम सब ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं होती, दे नो एग्जैक्टली, वी ऑल नो कि ये चीज़ें जो है किस मकसद के लिए है। तो आपने भी इसमें आप शिरकत की तो आपको उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो साथ में लेकिन ये ज़रूरी है कि जो ऑफिशियल्स अभी जिंदा हैं और इन्होंने उसमें इन में कारकर्दगी में चीफ जस्टिस साहब को उनको पर तवज्जो दें, उनको बुलाएं समो मोटो लेने की बजाय कि इसके जो आप अभी हम ये चीज़ें किधर गई हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, कोई मुश्किल तो नहीं है। आप पता करें कि इस दफ्तर का अगर मुलव्विस है जिसमें यहाँ पहले कौन था, सबके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ, उन लोगों को बुलाइए, अपना FIA और पुलिस के जरिए बुलाइए, उनको अरेस्ट कीजिए, उन पे मुकदमा चलाइए, ताकि खाली उन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए जिन्होंने पैसे लगाए। उनको मतलब उनको पता था, ठीक है, कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन खाली एक तरफा नहीं चाहिए, दोनों को, इनको भी सजा मिली तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये खास करके कराची के इलाके में बहुत नाजायज चीजें बनाई गई, तो उसको तो खत्म करना, तोड़ा जा रहा है उनको। हाँ, तो इसलिए अच्छा कुछ लोग जैसे हैं कि ठीक है कोई गल नहीं जी, बेटी पाओ आगे चलो जी रेगुलराइज कर दो। यार इस तरीके से तो नहीं चलता। कैसे आप रेगुलाइज कर देंगे? कोई भी चीज़ जो गलत है उसको एक दफ़ा आप रेगुलाइज करेंगे तो फिर हर साल उसको रेगुलाइज करते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मेन किरदार मेरी नज़र में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि उनको चाहिए इस पर तवज्जो दें। इसके जो ऑफिशियल इसमें मुलव्वस थे उनका रिकॉर्ड मौजूद है, वो रिकॉर्ड तलब करें, उनको बुलाएं और उनको भी सजाएं दें, उनको भी सजाएं दें, पूछें क्या हो, और साथ में इनका नुकसान तो होगा। गवर्नमेंट जो है वो ये अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिंपैथाइज करना चाहती है, उनका किसी तरीके से कोई नुकसान का इजाला करना चाहती है तो कर दे, अदरवाइज लीगली स्पीकिंग, मॉरली स्पीकिंग, दे हैव गॉट नो राइट टू क्लेम एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि अभी भी हम कोविड के फेज से निकले नहीं हैं, और अब NCOC के जो सरबराह असद उमर उन्होंने कहा है कि कोविड की 4th वेव आने वाली है जो कि जुलाई से आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि पिछली जो 3 लहरें गुजरी हैं उसमें हमने बड़ा सर्वाइव किया है और अब 4th वेव आ रही है, ऐसी क्या हमें खुद से प्रिकॉशंस करनी चाहिए कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा कारोबार बनता, हर चीज़ बनती और हमें बहुत शदीद नुकसान हुआ। इमरान खान साहब ने इसमें भी हमारा साथ ना छोड़ा, बल्कि वो डटे रहे, खड़े रहे। हम उस टाइम भी बहुत स्टेबल थे और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेबल हो रहे हैं। आपको नहीं लगता 4th वेव आने वाली है, हमें खुद से सेफ्टी करनी चाहिए, आवाम को सेफ्टी करनी चाहिए? इसमें दो चीज़ें। एक तो आवाम अब इतनी विलिंगली इसको कोऑपरेट करना है, उनको अब पता चल चुका है कि ये क्या चीज़ है। पहली दफ़ा जब ये दूसरी दफ़ा ये हुआ था, इवन डॉक्टर्स को भी इस बीमारी की नौइयत का और इसकी एक्चुअल पता ही नहीं था। हाँ। मैं पहली मरतबा जब मुझे भी कोविड हुआ था और ICU में रहा हूँ मैं, ज़िंदगी में कभी मैं बीमारी वाला का शुक्र है फौज में कोई ऐसी, ये फर्स्ट टाइम जब हुआ था इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग कि मैं ये हो क्या रहा है। तो जब हमें खुद उस मर्ज का सही अंदाज़ा नहीं था, डॉक्टरों को अंदाज़ा नहीं था, तो उनको ज़रा मुश्किलात पैदा हो रही थी उनको हैंडल करने का। नाउ इतना अरसा गुजर गया है, डॉक्टर्स भी काफ़ी तजुर्बेकार हो गए, जो पैरामेडिक्स है वो भी समझ गए, तो और उसमें आवाम भी हो गई है। तो आवाम को चाहिए कि अपनी एहतियात करें
खुद भी और उसके साथ साथ अवाम अपना गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको उस पर पाबंदी करें। मैं समझता हूँ जिस तरीके से हैंडल किया गया पाकिस्तान में, शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर इस तरीके से किया गया कि आपकी ग्रोथ रेट बढ़ती रही है 4% के अभी जैसे, और आपके जो कारोबार है कुछ बंद हुए कुछ चलते रहे, जो आवाम की तकलीफात थी उनको अजाला भी करते रहे, उनको सब्सिडी और पैसे भी देते रहे। तो ये एक बहुत ही उम्दा बल्कि एक पजीराई मिली आपको इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी अलार्मिंग बात है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी। जो हमारा है सेंटर जो कंट्रोल कर रहा है, दे आर वेरी मच अवेयर, और एक ही चीज़ है आवाम से कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और उसके हिसाब से आप कोऑपरेट करें। मैं नहीं समझता कोई ऐसा मसला होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट अदीबुज़्ज़मान सफ़ी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आने वाले वक्तों में हमें किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करना है, उससे बाहर निकलना है और किस तरीके से अपनी सेफ्टी करनी है। जो कि आपको पता है कि अभी कोविड भी आ रहा है, उसमें आवाम को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ करें, क्योंकि 3 वेव तो गुजर चुकी हैं, 4थी आने वाली है। तो हमें ही स्टेबल करना होगा अपने मुल्क को और हमें ही उसको आगे लेके चलना है। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वदे अल्लाह वाली तार, वदे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।